आज की कहानी कोई सीरियल किलर के ऊपर नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इस औरत को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी और जब ये बात सभी को पता चलती है कि इसकी हत्या की गई है तो सभी के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तो आखिर कौन थी ये औरत? इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है जुलाई 2015 की। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। इस महिला का नाम था मैरी योडर। मैरी की उम्र उस वक्त तकरीबन 60 वर्ष की थी और पेशे से वो एक कायरो प्रैक्टिशनर थी। कायरो प्रैक्टिशनर मतलब रीढ़ की हड्डी से संबंधित वो इलाज किया करती थी। मैरी के पति का नाम था विलियम और जो पेशे से एक डॉक्टर था। विलियम की उम्र उस वक्त तकरीबन 71 वर्ष की थी। विलियम खुश मिजाज टाइप का शख्स था। मैरी और विलियम के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़की और 1 लड़का था। बड़ी लड़की का नाम था लियाना और छोटी लड़की का नाम था टैमरीन और इकलौते लड़के का नाम था एडम, जो सबसे छोटा था। और इस एडम को आप अंत तक जरूर ध्यान में रखिएगा, ये कहानी का बहुत महत्वपूर्ण शख्स है। और इसके बाद 28 जुलाई 2015 को मैरी अपने दैनिक काम में व्यस्त थी और अपने सभी पेशेंट्स को जल्दी जल्दी निपटा रही थी, क्योंकि आज मैरी ने प्लान बनाया हुआ था दोपहर का खाना अपनी माँ के साथ खाने का। मैरी की माँ उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। दोपहर में मैरी थोड़ा लेट हो जाती है और जब तक अपनी माँ के पास पहुँचती है तब तक मैरी की माँ खाना खा चुकी थी। फिर मैरी बिना खाना खाए अपनी माँ के घर से वापस अपने क्लिनिक आ जाती है। मैरी ये सोचकर कि अपने क्लिनिक में ही कुछ खा लेगी। मैरी अपने क्लिनिक पहुंचकर प्रोटीन शेक पीती है, क्योंकि क्लिनिक में मैरी को खाना खाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता और अक्सर मैरी फिट रहने के लिए पहले भी प्रोटीन शेक पिया करती थी। फिर शाम को अपना काम खत्म करके मैरी जब अपने घर पहुंचती है तो उसे बहुत जोर से एकदम उल्टी आती है और वो तुरंत अपने बाथरूम में जाती है। फिर उसका पति विलियम मैरी को कुछ दवाई देकर सुला देता है और आराम करने को कहता है। फिर रात में बार बार मैरी को फिर से उल्टियां होती है और उसकी उल्टियां अब काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसके बाद इसका पति इसे और दवाइयां देता है, पर मैरी को कोई आराम नहीं होता। सुबह होते होते मैरी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी। फिर इसका पति इसे पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर इसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लेते हैं। फिर डॉक्टर मैरी का इलाज शुरू कर देते हैं, पर फिर भी मैरी की हालत में कोई सुधार नहीं था। मैरी को एडमिट किए हुए पूरा दिन हो गया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये पता नहीं कर पा रहे थे कि आखिर मैरी को हुआ क्या है। फिर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आता जिससे कि मैरी की बीमारी का पता चल सके। तभी रात को मैरी को होश आता है और जैसे ही वो अपने बिस्तर से 2 कदम चलती है तो वो गिर जाती है और एकदम से बेहोश हो जाती है। अब मैरी के बेहोश होने की बात जब डॉक्टर को पता चलती है तो फिर डॉक्टर मैरी को आईसीयू वार्ड में एडमिट कर देते हैं। आईसीयू वार्ड में एडमिट होने के बाद भी मैरी की हालत में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि उसी रात मैरी को दिल का दौरा पड़ता है और सुबह होने से पहले मैरी को 7 बार और दिल का दौरा पड़ता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस घटना से मैरी का पूरा परिवार सदमे में था कि मैरी को कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाई। फिर मैरी की मौत के बाद डॉक्टर मैरी के परिवार से पोस्टमार्टम करने की इजाजत लेते हैं, जिससे पता चल सके कि आखिर मैरी को हुआ क्या था। फिर अगले ही दिन मैरी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मैरी को जहर दिया गया था। फिर मैरी के पूरे परिवार का एक ही सवाल था कि आखिर मैरी को जहर किसने दिया। मैरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो पता चल गया था कि मैरी को जहर दिया गया है, पर डॉक्टरों को ये पता नहीं चल पाया कि मैरी को कौन सा जहर दिया गया था।
डॉक्टर मैरी के शरीर से सारे जरूरी सैंपल लेकर परिवार को मैरी की बॉडी अंतिम क्रिया के लिए सौंप देते हैं। मैरी की मौत में जहर की बात आने से पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है और पुलिस तुरंत छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस फिर मैरी की सारी रिपोर्ट्स लेकर एक बड़े डॉक्टर के पास जाती है, ये पता लगाने के लिए कि मैरी को कौन सा जहर दिया गया है। फिर बड़े डॉक्टर पुलिस से सारी जानकारी लेते हैं, जैसे मैरी ने क्या खाया था, कब खाया था, मैरी को पहले से कोई बीमारी थी कि नहीं, ये सब जानकारी लेते हैं। और ये सब करते करते 2 महीने निकल जाते हैं। फिर काफ़ी मेहनत के बाद डॉक्टर ये पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि मैरी को मारने के लिए जहर नहीं बल्कि एक दवाई दी गई थी, जिसका नाम था कोलचिसिन। इस दवाई का इस्तेमाल घुटने और जोड़ों से संबंधित रोग के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवाई को अगर एक लिमिट में दिया जाए तो ये फ़ायदा पहुंचाती है, और अगर ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो जहर बनकर मरीज की जान ले लेती है, जो कि सेम मैरी के साथ हुआ था। मैरी को जोड़ों से संबंधित बीमारी थी ही नहीं, तो ये साफ था कि मैरी को मारा गया है। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि जिसने भी ये दवाई दी है उसे दवाइयों के बारे में एकदम गहराई से जानकारी है। फिर पुलिस का सीधा शक मैरी के पति विलियम पर जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और वो ही मैरी की देखभाल कर रहा था जब वो बीमार थी। फिर पुलिस बिना किसी को बताए विलियम पर नज़र रखती है और चुपचाप छानबीन करती है। तो पुलिस को एक बात मालूम चलती है कि कुछ दिनों पहले विलियम को उसके पिता से बहुत सारा पैसा मिला था, जिसमें से शायद मैरी ने भी हिस्सा मांगा होगा। और दूसरा ये कि मैरी की बहन और मैरी के पति विलियम में मैरी की मौत के बाद नजदीकियां बढ़ गई थी। पुलिस को ये आधी अधूरी जानकारी तो मिलती है, लेकिन विलियम के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। और इधर मैरी की मौत को 4 महीने बीत चुके थे और जहर का खुलासा 2 महीने पहले ही हुआ था। अब भी पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, अभी भी पुलिस के हाथ खाली थे। तभी नवंबर 2015 में पुलिस को 2 चिट्ठियां मिलती हैं जो पूरी तरह से समान थी और उसमें दी गई सूचना एकदम मैच खा रही थी। दोनों में से एक चिट्ठी पुलिस विभाग के अफसर को मिलती है और दूसरी चिट्ठी चिकित्सा विभाग के प्रमुख को मिलती है, क्योंकि डॉक्टर भी इस केस की जांच में लगे हुए थे, क्योंकि ना ही किसी बीमारी से मैरी की मृत्यु हुई थी और ना ही किसी एक्सीडेंट से। चिट्ठी लिखने वाले ने एकदम बारीक से बारीक जानकारी भी चिट्ठी में लिखी हुई थी, जैसे कातिल का नाम, कत्ल का तरीका, कब किया, कैसे किया, इन सब की जानकारी उस चिट्ठी में लिखी गई थी। उस चिट्ठी के अनुसार कातिल और कोई नहीं बल्कि मैरी का इकलौता बेटा एडम था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक महत्वपूर्ण शख्स है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चिट्ठी लिखने वाले ने चिट्ठी में यहाँ तक बताया हुआ था कि जहर कहाँ से खरीदा गया था और कौन सी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके खरीदा गया था। साथ ही साथ यह कि एडम ने उस जहर की शीशी को अपनी गाड़ी की सीट के नीचे छुपा रखा था। इतनी जानकारी ऐसे कौन दे रहा था? फिर ये जानकारी मिलते ही पुलिस एडम को पुलिस स्टेशन बुलाती है और फिर एडम उसी गाड़ी से पुलिस स्टेशन आता है जिसमें उसने उसी शीशी को छुपा रखा था। एडम अपनी गाड़ी से उतरता है और उतरते ही सिगरेट पीने लगता है। फिर पुलिस तुरंत उसकी गाड़ी की तलाशी लेती है और जैसा कि उस चिट्ठी में बताया गया था वो शीशी एडम की गाड़ी से बरामद होती है। फिर पुलिस एडम से पूछताछ करती है, जहां एडम पुलिस को बताता है कि जिस दिन मैरी की तबीयत खराब हुई थी उस दिन तो मैं घर पर था ही नहीं, बल्कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके घर पर गया हुआ था। फिर पुलिस एडम को बोलती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, और फिर इसी पूछताछ के बाद पुलिस एडम को जाने देती है। और इसके बाद फिर पुलिस एडम और उसके पिता विलियम दोनों पर नजर बनाए रखती है। पुलिस को दोनों पर ही शक था और दूसरी तरफ पुलिस को यह भी था कि आखिर ये दोनों चिट्ठी किसने भेजी है।
फिर पुलिस परिवार से जुड़े सभी लोगों की एक लिस्ट बनाती है और एक नए सिरे से छानबीन शुरू करती है। छानबीन के दौरान एक और नाम आता है कैटलिन कॉनली, जो कि मैरी के बेटे एडम की एक्स गर्लफ्रेंड थी। फिर पुलिस कैटलिन को भी पूछताछ के लिए बुलाती है, जहां कैटलिन पुलिस को बताती है कि उसका और एडम का रिश्ता तो काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। कैटलिन ये बताती है कि दोनों पहले भी कई बार अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर बार बार दोबारा एक हो जाते थे, पर अब हमारा रिश्ता एकदम टूट चुका है। ये सब बताते बताते कैटलिन भावुक हो जाती है और कुछ ऐसी बातें बोल जाती है जिससे पुलिस को उस पर शक हो जाता है। पुलिस को कैटलिन के बयान और चिट्ठी में लिखी जानकारी में कुछ समानता मिलती है, जिसके चलते फिर पुलिस कैटलिन से सख्ती से पूछताछ करती है और थोड़ी देर बाद ही कैटलिन टूट जाती है और सारी कहानी बयां कर देती है। वो बताती है कि वो एडम को बहुत चाहती थी, पर एडम बार बार उसको धोखा देता और कहीं न कहीं अफेयर कर लेता। वो उसे हर बार माफ करती, पर हर बार की तरह एडम फिर उसे धोखा देता। कैटलिन ने यह भी बताया कि एडम उसको बहुत धमकाता था, दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे और एडम जो था वो कैटलिन पर दबाव बनाकर रखता था, पर अपने प्यार के चलते कैटलिन एडम की कमियों को माफ कर दिया करती थी और अपना रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करती थी। कैटलिन ने बताया कि जब एडम ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया तो उसे बहुत दुख हुआ और इसने एडम को वापस पाने का एक प्लान बनाया। इसने ठान लिया कि वो एडम को हर हाल में पाकर रहेगी। उसे पता था कि एडम को जब भी कोई परेशानी होती थी तो या तो वो अपनी माँ के पास जाता था या फिर कैटलिन के पास आता। इस सोच के साथ उसने एडम की माँ को जहर देकर ये सोचकर मार डाला कि माँ नहीं रहेगी तो एडम अपनी परेशानी में किसके पास जाएगा, उसे हार कर मेरे पास आना ही पड़ेगा और अगर नहीं भी आएगा तो मेरा उससे ये बदला हो जाएगा, क्योंकि रिश्ता तो हमारा पहले ही खत्म हो चुका था। पुलिस वाले कैटलिन की ये सारी बातें सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं। फिर पुलिस एडम को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाती है, जहां एडम बताता है कि कैटलिन ने उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिसके चलते उसने कैटलिन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। एडम ने यह भी बताया कि उसकी माँ यानी मैरी ने ही कैटलिन को अपने क्लिनिक में एक कंपाउंडर की जॉब दी थी और उसके घर में भी इसलिए कैटलिन का आना जाना था क्योंकि मैरी उसे बहुत पसंद किया करती थी और साथ ही उसका पूरा ख्याल भी रखा करती थी। फिर इसके बाद सारे बयानों के बाद पुलिस कैटलिन को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में केस शुरू हो जाता है। फिर कोर्ट कैटलिन को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो कुछ इस तरह एक खुशहाल परिवार की एक 60 वर्षीय महिला अपने बेटे की ही गर्लफ्रेंड की नफरत का शिकार हो जाती है, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।